फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वंशिका आहूजा। आपका स्वागत करती हूं रेवंशी एकेडमी में। आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। कुछ टाइम से बिजी थी। आज पहला वीडियो बना रही हूं एमकॉम पार्ट 2 का सेमेस्टर 4 एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला चैप्टर आप अगर देख पा रहे हैं अपने बुक में, जो भी एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में मैंने आपको इस वीडियो से पहले एक वर्ड फाइल में इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स बताए हैं, वो एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने स्क्रीन पे भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डाल दिया है। और इसके बाद मैं करने वाली हूँ कि एक गूगल ड्राइव की लिंक बना के उसमें भी एक शीट डाल दूंगी कि कौन सा प्रॉब्लम मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आप देख पा रहे हैं मैंने स्क्रीन पे बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम का पार्ट लिख दिया है जो बहुत ही इजीएस्ट था, लेकिन मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ। इजीएस्ट पार्ट से पहले समझाने से पहले एक बार हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को रेफर कर लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि तमिलनाडु फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, कंसिडर करने हैं एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जहाँ पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑफ ₹5 लाख ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो। वो अगर प्रोजेक्ट में प्रपोजल में 5 लाख रुपए डाल रहे हैं तो उस 5 लाख रुपए के बाद में अगले 6 साल तक उनको पैसे मिलने लगेंगे। तो पैसे कितने मिलने वाले हैं? तो ईयर 1 में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो नील लिखा हुआ है। सेकेंड से लेके 6th ईयर तक उनको पहले साल में 1 लाख मिलेगा, दूसरे साल में 1,60,000, तीसरे साल में 2,40,000, चौथे साल में 3 लाख रुपए और लास्ट ईयर में ये 6 लाख रुपए हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिगर्स जो दी गई है वो थाउजेंड्स में दी गई है। अगर आप चाहें तो थाउजेंड्स में लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ये सेकेंड कॉलम है ना, वहाँ पे 1000 का ब्रैकेट में डाल देंगे कि फिगर सब थाउजेंड्स में है। अगर आप चाहें तो 100 को 1 लाख लिख दीजिए, 1,60,000 को 1,60,000 लिख लीजिए, 240 को 2,40,000 लिख दीजिए, 300 को 3 लाख और 600 को 6 लाख भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम में उन्होंने फॉलोइंग आर द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 15% पर एनम के रेट पे उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, जो अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो 1 डिवाइड बाय 1.15 करेंगे तो आपको पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहाँ पे गया, यहाँ पे थर्ड कॉलम में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलेगा कि 1 रुपए की कीमत 15% इंटरेस्ट रेट से कम कितनी हो जा रही है, तो कम हो रही है 0.87, 0.76, 0.66, 0.57, 0.50 और 6th ईयर में 1 रुपए की कीमत बन के रह जाएगी 0.43। अब जब भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बनाते हैं तो हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करते क्यों है मल्टीप्लिकेशन, तो ये है क्यों करते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि 6 साल के बाद जो 1 रुपए की कीमत 1 रुपया नहीं होगी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ये क्यों डिक्रीज होने वाला है, तो महंगाई के हिसाब से ये डिक्रीज होने वाला है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जब हम लोग लेते हैं तो 1 रुपए की कीमत 1 रुपए की कीमत या रुपीस की कीमत कम होती जाती है। तो कम होके ये 0.87 से लेके 1 रुपये से लेके 0.43 तक रह जाएगी। अब जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनको, अब आप ये जब प्रॉब्लम करने वाले हैं तो प्रेजेंट प्रॉब्लम में आप पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू और 4 कॉलम बना देंगे। मैं आपको क्लियरली समझा रही हूँ क्योंकि मैंने प्रॉब्लम कर दिया है बोर्ड पे, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपरली समझा रही हूँ कि ये आप 4 कॉलम बना देंगे। पहला कॉलम बनेगा ईयर, जो प्रॉब्लम से देख के आप लिखेंगे। सेकेंड कॉलम भी आप प्रॉब्लम से देख के लिख लेंगे, कैश इनफ्लो का है और ब्रैकेट में ये थाउजेंड्स फिगर लिखा हुआ है। थर्ड भी कॉलम आप प्रॉब्लम से ही देख के लिख लेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम दिया हुआ है। चौथा कॉलम हम बनाएंगे और हम इसको फिर खुद कैलकुलेट करेंगे। अब चौथा कॉलम क्या होगा, चौथा कॉलम होगा कि ये जो कैश इनफ्लो है ना, ये जो यहाँ से 1 लाख से लेके 6 लाख तक मिला है, इसकी हर 1 साल के बाद में कीमत कितनी रह जाएगी। तो आप अगर देख पाए तो जो 1 लाख है यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 से तो हम लोग का रह जाएगा सेकेंड ईयर में 76,000 रह जाएगा। और पहला कॉलम अगर आप देख पाए तो यहाँ पे कैश इनफ्लो मिला ही नहीं था,
प्रपोजल में जो उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसमें से कुछ भी नहीं मिला, तो नील को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.87 से, तो यहाँ पे हम लोग नील ही लिख देंगे। उसके बाद जब हम लोग सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड कॉलम से, तो ये अमाउंट आ रहा है 258.00। यहाँ पे मैंने 00 लिखा है, ये एक 0 ऐड कर देती हूँ। और ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 104.60 निकल रहा है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे कर पा रहे हैं तो इट विल कम 726.40। ठीक है, 726.40। अगर मैं इसमें यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 726.40 और ये no, it will not come like this. One, two, three. No, it will not come like this. क्योंकि मैं जब कर रही हूँ 600 थाउजेंड्स में 00 बढ़ा रही हूँ तो 6 लाख रुपए आ रहा है। तो it will come 7,26,400. It will come like that. Yes, it will come like that. 7,26,400. ओके, हम आप आगे बढ़ेंगे, लेस करेंगे कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो या तो कैश आउटले जो दिया हुआ है उन्होंने 5 लाख रुपए, तो 500.00। अब आप अगर देख पा रहे हैं तो ये 726.40 माइनस करेंगे 500, तो इट विल कम 226.40। ठीक है, 226.40। अब हम इसको लिख देंगे, ये क्या है, ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू तो 226.40 निकला, तो हम लोग इसको एक लास्ट सेंटेंस लिख देंगे इसके लिए। सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, so the proposal should be accepted। ठीक है, proposal should be accepted। अब आप ये सेंटेंस कहीं से देख के ना लिख के खुद भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जब भी आपको सिंगल प्रोजेक्ट के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव निकले तो वो आप प्रपोजल को या तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये तो सिंगल प्रोजेक्ट का था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए सॉल्यूशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इसको रब कर देती हूं और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आएंगे और अगर आप देख पाए तो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखा दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं एन एंटरप्राइज इज हैविंग द फॉलोइंग टू प्रपोजल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सा प्रपोजल है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक है प्रपोजल ए, दूसरा है प्रपोजल बी। पहले में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20,000, दूसरे में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 28,000। पहला प्रपोजल ए का लाइफ है 4 इयर्स और प्रपोजल बी की लाइफ है 5 इयर्स, यानी 5 साल तक वो चल सकता है। स्क्रैप वैल्यू दोनों में ही नील दिया हुआ है। अब उन्होंने आगे दिया है कि नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। नेट इनकम डेप्रिसिएशन को काट के और टैक्स को काट के कितनी इनकम बच रही है, तो नेट इनकम उन्होंने दी है 1, 2, 3, 4, 5 साल की दी गई है, क्योंकि पहला साल प्रपोजल ए का तो 4 साल है लेकिन प्रपोजल बी का 5 साल है। तो 2020 ईयर से लेके 2024 ईयर तक दी गई है। तो प्रपोजल ए की 4 साल की दी गई है और प्रपोजल बी में 5 साल की दी गई है। लेकिन प्रपोजल बी में अगर आप देख पाए तो नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पहले साल का नील है। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है इट इज एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट हुआ है कि that each of the project will require an additional working capital, यानी वो बजटेड है कि अगर आप प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं
तो प्रोजेक्ट में एक एडिशनल वर्किंग कैपिटल यानी 20,000 जो प्रपोजल ए में था उसमें 2,000 ऐड हो जाएगा क्योंकि एडिशनल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। लेकिन ये जो 2,000 रुपये हैं, ये 2,000 जो आप ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल देने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं, विच विल बी रिसीव्ड बैक इन फुल, ये आपको वापस मिलने वाला है 2,000 रुपये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ईच प्रोजेक्ट लाइफ। जैसे प्रोजेक्ट लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, यानी प्रोजेक्ट लाइफ अगर पहला साल है तो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी और दूसरा साल है तो 5वें साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो 5वें साल में कंप्लीट होने के बाद में प्रपोजल बी का ये पैसे वापस मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रोवाइड करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 टू बी रिसीव्ड। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा बात है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये 10% 10% से चेंज होगा। 10% पर एनम के साथ चेंज हो रहा है। ईयर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम में आ रहे हैं। प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी असेस करो प्रोजेक्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन सा मेथड पहला है डिस्काउंटेड पेबैक मेथड और दूसरा निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम में आते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, पहला मेथड अप्लाई करेंगे डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। ठीक है, ये है ए पॉइंट, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहला जो कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लोस हैं या इनफ्लोस हैं उसको हम लोग कंसीडर करेंगे फाइंड आउट करने के लिए पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर द कैपिटल कॉस्ट, कि क्या ये डिस्काउंट करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को क्या हम लोग की जो कैपिटल कॉस्ट है वो निकल पा रही है। तो पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो कॉस्ट कितनी लगने वाली है। तो प्रपोजल ए है, उसमें लगने वाला है 20,000 प्लस ₹2,000 जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है। तो टोटल हम लोग का लगेगा कितना, ₹22,000। ठीक है, अब हम लिखने वाले हैं प्रपोजल बी में। प्रपोजल बी में लगने वाला है 28,000 रुपए और एक 2,000 का एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो हम लोग को लास्ट ईयर में वापस मिलने वाला है। तो प्रपोजल बी में कुल कितने लगने वाला है, टोटल कितना लगने वाला है, तो 30,000 रुपए। ठीक है, अब ये हम लोग का हो गया 30,000 रुपए का। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग का स्टेटमेंट बनाने का यहाँ पे इतनी थोड़ी प्लेस है तो हम क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं। आप अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर दीजिए कि प्रपोजल ए में लगने वाला है 22,000 रुपए और प्रपोजल बी में लगने वाला है 30,000 रुपए। एक बार लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट बना देंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं, पहला है ईयर कॉलम, दूसरा है डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये है तीसरा कॉलम, इसको मैं इक्वली डिवाइड कर देती हूं क्योंकि प्रपोजल ए और प्रपोजल बी का बनाना है। ये है प्रपोजल ए और ये है प्रपोजल बी। ठीक है, प्रपोजल ए में लगने वाला था 22,000 और प्रपोजल बी में लगने वाला है 30,000। अब हम लोग करेंगे ईयर कॉलम और दूसरा कॉलम होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी जिसे बोल सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये फिजिबल होगा कि कभी भी आप इसको ऐसे लिखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम को ड्रॉ कर देंगे
और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रपोजल ए का कॉलम है ना उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे, ये दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब पहला कॉलम क्या होगा, कैश नेट इनकम, नॉट कैश फ्लो, जस्ट अ मोमेंट। जो प्रॉब्लम उन्होंने दिया था ना, वर्ड्स ये थे, हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे, नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, एक और कॉलम बना देते हैं, थोड़ा समझ के लिए, आपके समझ के लिए, नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सेकंड कॉलम हम बना देते हैं डेप्रिसिएशन का, थर्ड कॉलम बना देते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन का, और चौथा कॉलम बना देंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का, कैश इनफ्लो का। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम बना नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, दूसरा कॉलम बनेगा डेप्रिसिएशन का, तीसरा कॉलम हम बनाएंगे कैश इनफ्लो, ये आफ्टर है, यहाँ पे बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स, और लास्ट कॉलम बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, अब ये जो चार कॉलम मैंने बनाए हैं, ये चार कॉलम मैंने यहाँ पे भी बनाने वाली हूँ। ठीक है, आप पहला ईयर कॉलम लिख देंगे, ईयर कॉलम है, 5वां साल लिखा हुआ है क्योंकि प्रपोजल बी में 5वां साल आ रहा है, 1 2 3 4 5, और 5वें साल के बाद में, 5वें साल में हम लोग को प्रपोजल बी का वर्किंग कैपिटल भी रिटर्न मिल जाएगा और प्रपोजल ए का चौथे साल में मिल जाएगा। तो ईयर 1 to 5 और वर्किंग कैपिटल ईयर 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62 और 5वें साल में 0.62। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पे। नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 500, फिर लिखा हुआ है 2000, तीसरे साल में 3500, चौथे साल में 2500, और ये यहाँ पे नील। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ओके, एक क्या काम करती हूँ, यहाँ का भी लिख लेती हूँ, नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, ये लीजिए, मैंने डेप्रिसिएशन का भी कॉलम बना दिया, डेप्रिसिएशन का कॉलम, डेप्रिसिएशन रुपीस आ जाएंगे यहाँ पे नील, पहले साल में कुछ नहीं, दूसरे साल में 34, ओके सेम है, 3400, 3400, 3400 एंड 3400। ठीक है, ये यहां तक यहाँ पे आ गया। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2000, क्योंकि 2000 हम लोग को वापस मिलने वाले हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है, इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच ऑफ द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर एन एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹2000 which will be received back in full after the expiry of each project life। each project life के एक्सपायरी के बाद में ये पैसे हमें मिलने वाले हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से उन्होंने एक गलती कर ली है, इफ आई थिंक उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, पर मैं देख लेती हूँ कि वो मिस्टेक है कि नहीं है, क्लियर कट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे और डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख देंगे।
तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा प्लेस लिखा हुआ है, हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रपोजल ए, प्रपोजल ए का क्या होगा 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द असेट 4। एंड यहाँ पे प्रपोजल बी का होगा 28,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे भी नीली है, लेकिन ये क्या है, ये है डिवाइड बाय 5, क्योंकि लाइफ ऑफ द असेट 5 है, यहाँ पे 4 है। तो पहले का निकलेगा 5,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल सेम होगा, और दूसरे साल का निकलेगा 5,600। ठीक है, अब एक मिस्टेक मुझे लग रही है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये यहाँ पे होगा 0.68 और यहाँ पे होगा 2000 और यहाँ पे 0.62 और यहाँ पे होगा 2000, क्योंकि प्रपोजल बी 5 साल का है और प्रपोजल 4 क्या है, ये 4 साल का है। तो जो चौथे साल में 0.68 जो रेट हो रहा है तब 2500 मिल रहे हैं, लेकिन 0.68 ही हम लोग फिर से लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी 4 साल के बाद मिल रहा है। तो ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन की गई है उसमें से ये बदल जाएगा। अगर आप चेक करेंगे, तो मैंने तो चेक नहीं किया है, फिगर्स तो मैंने चेक नहीं किए, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए, फिगर्स भी चेंज होने वाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का रेट लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन विल कम टू 5,000, हियर आल्सो 5,000, हियर आल्सो 5,000 एंड हियर आल्सो 5,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में हम लोग को ऐड करना है डेप्रिसिएशन, लेकिन टैक्स नहीं करना है, टैक्स ऐड नहीं करना है। तो हम लोग को हमारा निकलेगा नेक्स्ट जो कॉलम कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया है। देख लीजिए यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी तो ये बिफोर डेप्रिसिएशन बन जाएगा, बट आफ्टर टैक्स। अब 500 है और 5,000 है, तो व्हाट अमाउंट इट विल बिकम 5,500। सेकेंड कॉलम इट विल कम 7,000, फोर्थ कॉलम में 8,500, फिफ्थ कॉलम में इट विल कम 7,500 एंड फोर्थ कॉलम इट विल रिमेन 2,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन का कुछ है ही नहीं, क्योंकि एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो हम लोग को वापस मिलेगा हम लोग वो लिख ले रहे हैं। अब करेंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, तो कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.91। अब हम लोग करेंगे 0.91 मल्टीप्लाई बाय 5,500, तो इट विल कम 5,005। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, 5,500 multiplied by 0.91, it will come 5,005 rupees। 0.83 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 को, तो इट विल कम 5,810। थर्ड कॉलम इट विल कम 6,375। फोर्थ कॉलम इट विल कम 5,100। ठीक है, अब फोर्थ कॉलम में फोर्थ ईयर में हम लोग को 2,000 भी वापस मिलने वाले हैं, तो 0.68 मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से,
तो इट विल कम 1360। ये देखिए ये चेंज है जो शायद आपके बुक में कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, 1360 है, क्योंकि 2000 से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.68 को, तो इट विल कम 1360। कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा 1360। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डैश कर देंगे और आ जाएंगे इस अमाउंट पे। अब यहाँ पे है 5600, तो नील को करेंगे ऐड 5600 से, तो इट विल कम 5600। एक और कॉलम बढ़ा देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे तो लिख लिया प्रपोजल ए में, लेकिन प्रपोजल बी में मैंने नहीं लिखा है। कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। अगर आप, मैं जैसे प्रॉब्लम करती जा रही हूँ, अगर आप वैसे ही करते जाएंगे रजिस्टर में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। दिस इज कॉलम कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन। अब हम लोग करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, 5600 प्लस करूंगी नील को तो 5600 ही निकलेगा। अब 5600 को अगर हम लोग 3400 से ऐड कर रहे हैं तो इट विल कम इट विल कम 9000। अब मैं क्या कर लेती हूँ, 5600 को सेम एज इट इज लिख लेती हूँ, क्योंकि ये 5वें साल तक है। हाँ, तो 5600 प्लस 3500, 3400, 9000, क्योंकि ये अमाउंट सेम है तो ये सेम ही आ जाएगा 9000। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5600 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो इट विल कम 0.91, तो ये आएगा 5096। दूसरा आ जाएगा 7470, 7470, और तीसरा आ जाएगा 6750। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज हो रहा है तो 9000 अमाउंट तो सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब 0.75 से हो रही है तो ये अमाउंट कम होते जा रहा है। 6750, नेक्स्ट है 6120, और नेक्स्ट है मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या, नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट है 5580, हाँ, और लास्ट है 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.62 से। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि जो प्रपोजल बी है वो 5 साल के लिए है, तो 0.62 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2000 से, तो इट विल कम 1240। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे। अब ये पहला साल है प्रपोजल ए का, सॉरी नॉट पहला साल, प्रपोजल ए का जो साल है 4 सालों का, तो 4 साल का हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 5005, 5810, 6375, 5100, और ये आएगा 1360 रुपए, तो ये आ जाएगा 23,650। 23,650। ठीक है, ये आया इतना, और यहाँ पे आएगा, ये भी एक बार टोटल कर देते हैं। ये बुक में तो किया हुआ है, लेकिन कभी मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो इस जब भी आप टेक्स्ट बुक यूज़ करो तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं वो आप अपने आप ही कैलकुलेट किया कीजिए, डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड होके डायरेक्टली मत लिख दीजिए 32,256। ठीक है, 32,256 ये आया मेरा टोटल कैश इनफ्लो। तो मैं ये क्या कर देती हूँ, ये आप बनाने से पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई भी कॉलम डायरेक्टली मत बना दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिख दिया, लेस करूंगी कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो, अब कैश आउटफ्लो पहले भी कितना था 22,000, और दूसरे में कितना था 30,000। अगर आपको याद हो तो ये मैंने स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट बनाने से पहले ही यहाँ पे लिख दिया था, नहीं
सो सॉरी, क्योंकि 2000 मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग नहीं, यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, हाँ यहाँ पे भी 30,000 आएगा। यस करेक्ट, 30,000 आएगा टोटल, क्योंकि हम लोग ने अगर यहाँ पे 2000 का अमाउंट दिखाया है ना, तो हम लोग यहाँ पे 2000 का अमाउंट ऐड करके ही लिखेंगे कि हम लोग का कितना रिटर्न आ रहा है। तो यह क्या प्रपोजल में लिख देंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा 23,650 माइनस 2000, 22,000, इट विल कम 561, 1650। ये है प्रपोजल ए का, और ये है प्रपोजल बी का 2256। ठीक है, 1000 यहाँ पे है 1650, 2256। ठीक है, अब हम लोग ने ये क्या कर दिया है, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड में हम लोग ने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने सालों में, कितने ईयर्स लग रहे हैं कि ये पैसे हम लोग को वापस मिल रहे हैं, जो भी हम लोग ने कैश ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है या तो कैश आउटफ्लो किया है। ठीक है, एक बार आप प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू भी दिखाई दे रहा है अभी बोर्ड पे। बस मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया है 1650 और 2256। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल दिया है, क्योंकि फिगर्स चेंज हो रही है, अमाउंट डिफरेंस आ रहा है टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन से, तो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा प्रॉपरली। और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में मैं इसको रब कर देती हूँ, और रब करने के बाद में मैं इसको आ जाऊंगी फर्स्ट मेथड के डिस्काउंटेड पेबैक मेथड में। ये डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन मैं रब कर देती हूँ। ठीक, अब डिस्काउंटेड पेबैक मेथड हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल के दिखा दिया आपको, लेकिन अब हम लोग करेंगे कि ये हम लोग 22,000 है वो रिकवर हम कैसे कर पाएंगे। तो रिकवर कैसे कर पाएंगे, तो लिखेंगे प्रपोजल ए के लिए, वी विल राइट डाउन वी कैन recover rupees 22,000 capital expenditure within 3 years। हाँ, अब आ जाएंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की बेस इस पे। अगर आप देख पाए तो ये 5,005 रुपीज है। 5,005 रुपीज पहले साल में मिल रहा है कैश इनफ्लो, दूसरे साल में मिल रहा है 5,810, और तीसरे साल में मिल रहा है हम लोग को 6,375। अब 6,375 जो हम लोग को मिल रहा है, अगर आप ये तीनों साल का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17,190, और हम लोग को चाहिए कितना 22,000 हम लोग का निकलना चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे विदिन 3 years एंड डैश मंथ्स। अब डैश मंथ्स को हम लोग को निकालना है, डैश मंथ्स एज अंडर। ठीक है, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग लिख देंगे डिस्काउंटेड
डिस्काउंटेड की मीनिंग क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर 5005 रुपीज, सेकेंड ईयर क्या है 5810, थर्ड ईयर में ये बन गया, मिल गया हम लोग को 6375। ठीक है, ये बन गया हम लोग का 17,190। 17,190 आउट ऑफ ₹22,000 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी हम लोग जो प्रपोजल पे पैसे लगा रहे हैं 22,000, ₹17,190 will be recovered in first 3 years. ठीक है, 3 years and the balance, अच्छा तो बैलेंस कितना था? अगर आप देखें तो बैलेंस ये मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ फिर से। टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, मैंने कितना किया था 0.68 किया था, 1360। ठीक है, 1360 23,530 प्लस 1360 माइनस 1240। ठीक है, 23,650 था। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ कि ये 23,650 था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनटू टोटल। 23,650 में से अगर 22,000 में से अगर 17,190 पहले मिल रहा है तो ये बच रहा है 4,810 एंड द बैलेंस रुपीज 4,810 is to be recovered in the fourth year। ठीक है, अब फोर्थ ईयर में प्रेजेंट डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई थी 5,100। ठीक है, फोर्थ ईयर इन द फोर्थ ईयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज नथिंग बट डिस्काउंटेड। हाँ, डिस्काउंटेड किया है ना हम लोग ने, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज रुपीज, अच्छा व्हाट दे आर डूइंग, ये जो फोर्थ ईयर है ना उनमें उसमें उन लोग ने क्या किया है कि ये अमाउंट टोटल जो है 2,000 रुपए भी वापस मिल रहे हैं उसको भी ऐड कर दिया है। तो लेट अस सी 1,360, यस yes 5,100 प्लस 1,360 तो इट विल बी रुपीज। अब जो चेंज था ना, थोड़ा मिस्टेक था ना प्रॉब्लम में, वो मैं यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर करके लिख रही हूँ कि ये 6,460 अगर मुझे फोर्थ ईयर में मिल रहा है तो मुझे रिकवर कितना करना है 4,810। तो ये कितने मंथ्स में रिकवर होगा? तो दिस इज फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, हम लोग को कितना रिकवर करना है 4,810 रुपए। सिर्फ 4,810 ही अगर हम लोग का चौथे साल में रिकवर हो जाता था ना तो हम लोग का हो जाएगा, लेकिन चौथे साल में मिल कितना रहा है तो 6,460 मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिस इज फॉर 12 मंथ्स, तो हम लोग रिकवर करने के लिखेंगे हैंस टू रिकवर 4,810 the
पीरियड रिक्वायर्ड विल बी, पीरियड रिक्वायर्ड कितना होगा? अगर 6460 12 मंथ्स में मिल रहे हैं तो 4810 मुझे कितने मंथ्स में मिलेंगे, कितने मंथ्स में रिकवर हो जाएगा? तो इट विल कम 4810 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइड बाय 6460। ठीक है, तो मैं ये अभी कैलकुलेट कर लूंगी। 4810 multiply by 12 and divide by 6460. So it will come 8.93. It will come 8.93 months. 8 महीने 93 डेज में। ठीक है, अब ये है प्रॉब्लम, ये मैंने प्रपोजल ए का ही निकाला है। प्रपोजल ए का डिस्काउंटेड पेबैक मेथड में मैंने निकाला है कि टोटल अब कितना लगने वाला है। तो यहां पे लिख देती हूं, टोटल पीरियड रिक्वायर्ड विल बी 3 years and 8.93 months। ठीक है, यानी 22,000 जो हम लोग प्रपोजल ए में लगा रहे हैं, 22,000 हम लोग को रिकवर करने में प्रपोजल ए में कितना लगेगा? डिस्काउंटेड पेबैक मेथड से हम लोग को लगेगा 3 years एंड 8.93 months। प्लीज इसमें प्रॉब्लम में मिस्टेक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो एक बार प्लीज आप देख लीजिएगा, इसी तरीके से करके जाइए एग्जाम में। एक बार स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रपोजल बी की तरफ। ये अमाउंट मैं रद्द कर देती हूँ, एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। Now let us come to proposal B. Okay, proposal B पे आने के लिए वी कम एंड रिकवर, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 22,000 को 30,000 कर देती हूँ और प्रपोजल ए को हम लोग लिख देंगे प्रपोजल बी। ठीक है, अब प्रपोजल बी में वी हैव टू रिकवर व्हाट? 30,000। ठीक है, 30,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवर करना है। कैसे करेंगे? तो उन्होंने लिखा है कि कैसे करना है, तो विद इन हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे कि कितने साल में रिकवर हो रहा है। तो अगर आप देखो तो डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पहले साल में है 5096, दूसरे साल में है 7470, तीसरे साल में 6750 और चौथे साल में 6120। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 8.93 लिखना था, ये याद कर लीजिएगा। ये जो 8.93 है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा 8.93 मंथ्स। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैं फिर से लिख देती हूँ, ये चेंज करके लिख लेती हूँ। प्रपोजल ए ये बदल देती हूँ 22,000 और यहाँ पे लिख दूंगी 8.93 मंथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। अब फिर हम लोग आते हैं प्रपोजल ए में ही हम लोग चेंजेस करके प्रपोजल बी का बना देंगे। ठीक है, एक बार कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं प्रपोजल बी की तरफ। ठीक है, प्रपोजल बी की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे भी ये नील हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वी कैन रिकवर प्रपोजल बी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्रपोजल बी में जो यहाँ पे हम लोग ने 30,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया है, प्रपोजल बी में लगाने वाले हैं, तो वो हम लोग को कैसे रिकवर होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000, यहाँ पे लिखेंगे विद इन डैश ईयर्स एंड डैश मंथ्स एज अंडर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो अमाउंट है वो प्रपोजल बी के लिख देंगे। प्रपोजल बी में कितना है? तो प्रपोजल बी में है पहले साल में 5096, दूसरे साल में है 7470, तीसरे साल में है 6750। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 5096 करूँ तो आप क्यूमुलेट भी कर सकते हैं। क्यूमुलेट कर देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग को कौन से साल तक हम लोग को ये कंसीडर करना है। तो फोर्थ ईयर में है ये 6750 से 6120। ठीक है, एक मिनट मुझे कैलकुलेट करने दीजिए।
5096, 5096 ऐड करेंगे 7470 से, तो ये नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा 12,566। थर्ड ईयर में ये मिल जाएगा मुझे 6,750, 19,316 रुपये मिल जाएंगे। और चौथे साल तक आते आते मुझे मिल जाएगा 25,436। अब ये जब आप बना रहे हैं तो ये यहाँ पे डैश ईयर्स के बाद डैश मंथ्स कैसे लिखेंगे? तो ये 25,436 मुझे मिल चुका है फोर्थ ईयर तक। हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ ईयर में ये अमाउंट कितना मिल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू 5580 प्लस 1240, तो ये मिल रहा है 6820। ये फिफ्थ ईयर में मिल रहा है 6820। लेकिन मुझे चाहिए कितना? तो ये मुझे चाहिए 25,436 माइनस 30,000। मुझे चाहिए कितना कि मुझे फिफ्थ ईयर तक 4,564 रिकवर हो जाए, लेकिन मिल रहा है 6,000 समथिंग। तो इसके लिए हम लोग ये अमाउंट को आगे लेके बढ़ेंगे और हम लोग डालेंगे कि ये फोर्थ ईयर में तक हम लोग का अमाउंट इतने तक मिल रहा है। तो लिखेंगे 4 years एंड डैश मंथ्स। अब मंथ्स कैसे निकालेंगे? आगे बढ़ेंगे इसमें मंथ्स निकालने के लिए। आउट ऑफ ₹22,000। अब मैं ध्यान दीजिए, मैं प्रपोजल बी में ही प्रपोजल बी का बना रही हूँ, लेकिन प्रपोजल ए का मिटा के बना रही हूँ, तो उसमें मैं चेंजेस कर रही हूँ। तो 30,000 आउट ऑफ 30,000 इट रिकवर्ड। फोर्थ ईयर में कितना रिकवर हुआ? 25,436 विल बी रिकवर्ड इन द फर्स्ट 4 years। ठीक है, ये फर्स्ट 4 years में रिकवर हो जाएगा। एंड द बैलेंस रुपीज, अब बैलेंस कितना बच रहा है? तो 4,564 is to be recovered in the fifth year, is to be recovered in the fifth year. In the 4 year present value of cash and for discounted cash flow is okay in the fifth year। ठीक है, in the fifth year present value of cash inflow discounted cash flows will be। अब फिफ्थ ईयर में कितना था? तो फिफ्थ ईयर में था 5,580 और 1,240। अगर आपको याद हो ये 1,240 क्या है? ये 1,240 जो 2,000 रुपए हम लोग को एडिशनल वर्किंग कैपिटल का वापस मिल रहा है ना, ये वही अमाउंट है 1,240 जो हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अब ये अमाउंट 5,580 और 1,240 को हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे फिफ्थ ईयर में कितना मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है 6,820। ठीक है, 6,820 मिल रहा है, लेकिन चाहिए कितना? 4,564। तो दिस इज फॉर 12 मंथ। 6,820 मिल रहा है ना, वो मेरे 12 महीने में मिल रहा है। तो जो मुझे ये अमाउंट इतना ही चाहिए वो कितने मंथ्स में रिकवर होगा? तो हम लोग उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हैंस टू रिकवर 4,564 द पीरियड रिक्वायर्ड विल बी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अमाउंट चेंज कर लेंगे। 6,820 मुझे 12 मंथ्स में मिल रहा है, तो 4,564 कितने मंथ्स में मिलेगा? ये मैं यहाँ पे भी अमाउंट चेंज कर दूंगी, लिखूंगी 4,564 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइड बाय 6,820। ठीक है, अब मुझे मंथ्स में मिल जाएगा, तो मंथ्स में आप कर दीजिए 4,564 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइड बाय 6,820। तो इट विल कम 8.031। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, टोटल पीरियड रिक्वायर्ड विल बी 4 years। ये प्रपोजल बी का लिख रही हूँ, याद कीजिएगा, ये प्रपोजल बी का लिख रही हूँ 8.03 months। ठीक है, अब ये है प्रपोजल बी का। प्रपोजल बी का कितना आया? 4 years एंड कितना आया? 8.03 मंथ्स में हम लोग को जो 30,000 प्रपोजल बी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आई हैव रिटन हियर। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको हाईलाइट करने के लिए इसको ब्लॉक में डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि आप देख पाए। अब एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में हम लोग आ जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे।
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे आने के लिए आपने स्क्रीनशॉट निकाल दिया होगा, आई होप सो। अब हम लोग ने ए पॉइंट निकाला था डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। अब हम लोग आ जाएंगे बी पॉइंट पे, जो हम लोग को अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। ठीक है, अब ये मैं पूरा बोर्ड रब कर देती हूँ क्योंकि ये पहला मेथड हमारा हो गया। अब लोग आ जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये है बी मेथड। आ जाएंगे हम लोग फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहती है? फॉर्मूला कहती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रपोजल ए और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रपोजल बी। ठीक है, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी का हम लोग वैल्यूज डालेंगे और निकालेंगे। प्रपोजल ए का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना था? तो ये था 23,650। ठीक है, 23,650 डिवाइड करेंगे हम लोग 22,000 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? सिंस टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग लिखा हुआ है तो ये हम कर लेते हैं 23,650 divided by 22,000. So it will come 101.075 is to 1. And here again here it will come present value of cash inflow. Present value of cash inflow आया था 32,256. 32,256 डिवाइड करेंगे हम 30,000 से और ये आ जाएगा हमारा 1.07:1. ठीक है, ये है PI, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिखने के बाद भी हम लोग एक लास्ट सेंटेंस लिख देंगे. लास्ट सेंटेंस क्या आएगा, ये रब कर देती हूँ लाइन. लास्ट सेंटेंस आएगा सिंस द PI is almost equal and it is more than 1, एक से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, hence any proposal can be accepted. ठीक है, कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो ये थे 2 प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में करवाए हैं. आप अगर इसको देख पाए और समझ पाए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए. और आपके इसमें यूट्यूब की वीडियो में मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप भी डाल रही हूँ. टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए. कोई भी वीडियो होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर लूँगी. आज मैंने ये वीडियो बनाया है, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ आगे प्रॉब्लम्स के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए. प्लीज़ रेफर कीजिए क्योंकि आपके एमकॉम के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मई मंथ में. और ये जैसे मैं बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए. सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए वीडियो. जो भी एमकॉम के लिए एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या तो जो भी एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो कहीं पे भी आ सकता है. ये जो सब्जेक्ट है ये CA लेवल पे भी है, CMA लेवल पे भी है. कोई भी वीडियो देख सकेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच.